हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल तक कर लिया था। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, तुम्हारे नोट्स तैयार हो चुके हैं और मैंने आज मैं डाल दूँगी, वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो बार बार मेरे को ये मत टोकना मैडम वीडियो नोट्स दे दो। ठीक है, तो अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। तो लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें लैटिस स्ट्रक्चर क्या था, मैंने लैटिस कंपाउंड करवाया था आपको उधर क्लास में। तो कोई भी मुझे ये बताए कि लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, क्या होता है लैटिस स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसा मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, और आइंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टलाइन लिक्विड और सॉलिड। जब किसी भी क्रिस्टलाइन लिक्विड में या सॉलिड्स के अंदर आइंस का, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का एक सीक्वेंस में यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में बैठते हो, तो आप क्लास में बैठते हो, अपने पास क्या है, 4 रोज होती हैं, 3 रोज मान लिया क्लास में, बेंचेस 3 तरह से डलते हैं। तो एंट्री अपनी एक साइड से होती है और दो पीछे भी एक दरवाज़ा होता है, क्लासरूम में 2 होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 रोज़ में ही बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब कभी भी एटम्स की, आइंस की या मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टलाइन लिक्विड में या सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यानी कि यूनिक की जब अरेंजमेंट होती है ना, तो उसको हम, उसका क्रिस्टल का क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर लिया तो इसको बनाना भी सीख लेते, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह खाली छोड़ी है ताकि आप इसको देख लो। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है एक स्क्वायर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनेगा। और 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ NaCl का ही है, बाकी सारे आप 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट, उसके अंदर ही जाके स्टडी करोगे। उससे पहले स्टडी आपका और कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आता है ये, MSc में भी आता है। तो 11th में कहने का मतलब है कि सिर्फ एक के बारे में ही दे रखा है आपका, NaCl के बारे में। तो पहले हमें ऐसे स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। फिर ये जो लाइंस है ना, इनका भी हाफ कर दो, नीचे से भी हाफ कर दो और इसको आपस में मिला दो। सेम इस लाइन को इसके साथ मिला दो, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर भी हाफ कर दो और इधर भी हाफ कर दो, इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ। अब देखने में क्या लग रहा है, क्या मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे पास 4 क्यूब्स हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 क्यूब्स हो गई, पहले ये एक थी, फिर ये 4 क्यूब्स हो गई। अभी हमें ये ना और पार्टीशन करना है इनके अंदर, 4 के बजाय हमें 8 बनाना है, 4 आगे और 4 पीछे। तो ऐसा करने के लिए मैं इस लाइन को इसके साथ जोड़ देती हूँ। सेम ऐसे ही इसको ऐसे और इसको नीचे और इसको इस तरह से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो बीच वाली के साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों, इसको इसके साथ भी जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। और अपने पास दिस इज़ फॉर्म्ड, अपने पास 8 हो चुके हैं। देखो दिखने से लग रहा है कि 4 क्यूब्स आगे और 4 क्यूब पीछे हैं। अब बात पता है क्या आती है, इसको लैटिस स्ट्रक्चर दूसरा भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक क्यूब है ना, ये देखो 8 क्यूब की अरेंजमेंट है, ये पर्टिकुलर मैनर में कर रखी है, 1 2 3 4, 4 आगे और 4 ही पीछे है। तो ये जो छोटी क्यूब है ना, इसको हम बोलते हैं लैटिस यूनिट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा ये स्क्वायर क्यूब है ना बड़ा, ये छोटी छोटी लैटिस यूनिट से मिलकर बना है और इसने जो ये यूनिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, लैटिस स्ट्रक्चर। क्लियर। अब NaCl को हम कैसे करें, हमें एक मान लिया मैं NaCl में क्या कर रही हूँ, मैंने Na को तो सिंपल डॉट से कर दिया, क्लोरीन को मैंने सर्कल से कर दिया। तो क्लोरीन तो अपने पास आएंगे ऐसे कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 और बीच में 5, यानी कि एक छोड़ के एक अल्टरनेट। और जो बाकी बच गया वहाँ पे क्या सेटल हो जाएगा भाई, सोडियम हो जाएगा। सोडियम ही तो बचा है अपने पास, इसको हम यहाँ पे सोडियम से अरेंज कर देंगे। अब देखो इस वाली लाइन को पकड़ लेते, इस वाली लाइन में यहाँ क्लोरीन है तो एक छोड़ के एक क्लोरीन इधर आएगी। इस वाली लाइन में सोडियम है तो एक छोड़ के इधर सोडियम आएगा। इस वाली लाइन में यहाँ पे एक छोड़ के इधर क्लोरीन आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, सोडियम। इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, सोडियम। और इन दोनों के बीच में, दोनों साइड सोडियम है तो बीच में क्या आएगा, क्लोरीन। ठीक है, सेम आप इधर आ जाओ। अरे हमने ये वाली लाइन नीचे से के साथ नहीं मिलाई, इसके साथ भी तो मिलानी है।
भूल गए, ठीक है। स्केल से करोगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा, तभी कह रही प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से बन जाएगा। वैसे भी साइंस के स्टूडेंट हो तो डायग्राम अच्छे होने चाहिए आपके, तभी मार्क्स आते हैं। देखो अब यहाँ पे अब सोडियम है तो एक छोड़ के एक क्या आएगा, सोडियम, ठीक है। बीच में क्लोरीन है तो एक छोड़ के एक क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन। पीछे सोडियम है तो एक छोड़ के एक यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम। अब इन दोनों के सोडियम के बीच में क्या होना चाहिए, क्लोरीन। अब इन दोनों सोडियम के बीच में क्या होना चाहिए, क्लोरीन। अब इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या होना चाहिए, सोडियम, ठीक है। इस तरह से ना बहुत अच्छे से फिल हो जाता है। अब क्लोरीन है तो एक छोड़ के एक क्या आएगा, क्लोरीन। इस वाली लाइन को पकड़ लो। सोडियम है तो एक छोड़ के एक क्या आएगा, सोडियम। क्लोरीन है एक छोड़ के एक क्लोरीन। अब इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, सोडियम। इन दोनों सोडियम के बीच में क्या आएगी, क्लोरीन। और इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, सोडियम। एंड आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो ये जो अरेंजमेंट है ना वो हमने कर दी किसकी, NaCl के आयंस की, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गई। अब अपने पास डेफिनेशन कर ली हमने, लैटिस स्ट्रक्चर बना लिया। और अब हमें क्या करना है, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। बेटा एक चीज़ याद रखना, एंथैल्पी को हम यहाँ पे एज ए एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में जाके पढ़ोगे तो एंथैल्पी को हम हीट लेके भी पढ़ते हैं। हीट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर। लेकिन अगर आप MSc में जाओगे ना तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कभी भी एंथैल्पी और हीट को, एनर्जी को एक चीज़ नहीं मानते। वो कभी भी ये नहीं कहते कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उनके जो डेफिनेशन है ना वो हीट को लेके बहुत अलग है, ठीक है। अभी तुम्हारा इतना हायर सिलेबस नहीं हुआ है, हायर प्रोफेशन, हायर क्लासेस में नहीं गए हो, अभी 11th में हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एनर्जी को एंथैल्पी लिख सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी एंथैल्पी को हम क्या करेंगे कि यानी कि इट इज़ डिफाइंड द एज द एनर्जी, वो एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। इसने क्या बोला है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी आयनिक कंपाउंड को छोटे छोटे आयंस के अंदर डिसोसिएट कर देता है और उसके वो जो आयंस है ना वो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, इसको हमने तोड़ दिया सोडियम पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो यानी कि पूरे लैटिस को हमने छोटे छोटे आयंस के अंदर डिसोसिएट कर दिया, क्लियर। अब इसने बोला है कि कंस्टिट्यूएंट गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन, यानी कि यहाँ पे हमने इसको नोबल गैसेस में देखो भी किया है कि सोडियम अब एक पॉजिटिव चार्ज लेके स्टेबल हो चुका है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज को गेन किया, अब ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बन चुके हैं। कहने का मतलब है कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए अलग अलग आयंस के अंदर। और वो जो आयन सेपरेट हुए हैं वो बाद में नोबल गैसेस यानी कि स्टेबल होकर सेपरेट होते हैं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इसके 11 थे, और किसको दे दिया, क्लोरीन को। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो इसने ले लिया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों अपने आप में अब स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे NaCl को लेटेस्ट जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 788 किलो जूल पर मोल। इतनी अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी हम किसी भी सोडियम क्लोराइड के लैटिस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं तो वो सोडियम पॉजिटिव या क्लोरीन नेगेटिव के अंदर टूट जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। तो अपने पास है ना एक चीज़ आती है नीचे लास्ट में कि वी नीड टू कंसीडर द फैक्टर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल ज्योमेट्री टू कैलकुलेट डेल एच लैटिस, यानी कि लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए जो क्रिस्टल ज्योमेट्री के ऊपर जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं ना उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास फर्स्ट फैक्टर आता है इसमें, जैसे कि अपने पास हमने ये ले लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ही हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड आपस में मिलता है तो हमें NaCl देता है और इतनी अमाउंट में हीट एनर्जी वहाँ से निकल भी जाती है। अब ये तो गलत हो गया, कैसे? हमने तो ये पढ़ा है कि भाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं जो एनर्जी NaCl को तोड़ने में यूज़ हो, और यहाँ पे तो हमने NaCl के साथ जोड़ दी प्रोडक्ट में। अब आपने तो पढ़ा है अगर रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी ऐड होती है तो वही एनर्जी मतलब काम करती है, और प्रोडक्ट में है तो वो तो एज ए एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल गई, उसका तो यूज़ नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या चीज़ हो गई, अगर मैं इसको क्या मैं इन्वर्स कर दूँ NaCl को, तो ठीक ना NaCl के अंदर देखो यही एनर्जी हमने दी है तो ये देखो टूट चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो हमने वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में इसको एनर्जी दी थी,
ठीक है। और ये टॉपिक मैं आपको करवा के आई हूँ। मेरी पीछे वाली जो केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट चैप्टर की सॉरी केमिकल बॉन्डिंग की जो फर्स्ट वीडियो जो आपके 57 मिनट्स की बनी हुई है ना, उसके अंदर देखना आयनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है कि जब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, यानी कि इसको हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, एनर्जी दी। अब नेक्स्ट अपने पास हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला था, ठीक है। यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए किसी भी एटम को दी जाती है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसको भी वो एनर्जी दी गई होगी। तो ये दोनों एनर्जी जब आपस में जुड़ती हैं तभी NaCl का फॉर्मेशन हुआ और कुछ अमाउंट में एनर्जी हमारे पास बच गई थी। यानी कि कुछ एनर्जी तो इन दोनों की जो एनर्जी थी उनको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने से कुछ एनर्जी तो NaCl ने अपने आप को जोड़ने के लिए यूज़ कर लिया, बाकी जो एनर्जी थी वो हमने डेल-एच लैटिस की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दी। और जो यही डेल-एच लैटिस जो बाकी बची हुई एनर्जी थी, वही एनर्जी अगर हम दोबारा से NaCl को दे दें तो ये दोबारा से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे ना एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि जो अपने पास एनर्जी होती ना, वो चार्जेस और स्क्वायर जो डिस्टेंस बिटवीन प्रेजेंट होता है एटम्स के बीच में, उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला तो क्या, इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है डिस्टेंस, दो एटम आपस में बहुत बहुत दूर है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो बॉन्ड है वो वीक बन जाएगा, जिसकी वजह से इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, उस केस में हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आता है चार्जेस ऑन आयन, आयन के ऊपर चार्जेस है। देखो आपको दिख ही रहा है साफ कि अगर चार्ज बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब अगर आर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो आर घट जाएगा। लेकिन चार्जेस तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर यहाँ पे चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान लिया मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव कैटाइन ले लेती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ 2 पॉजिटिव कैटाइन, एक मैं ले लेती हूँ 3 पॉजिटिव कैटाइन, एक मैं ले लेती हूँ 4 पॉजिटिव कैटाइन। तो एक तो ये एटम, इसके में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, एक वो इलेक्ट्रॉन एटम जिसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक वो एटम जिसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, एक ये एटम जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं साइज उतना ही तो छोटा होता चला जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा चार्ज होगा, 4 पॉजिटिव चार्ज बड़ा है एज कम्पेयर टू 1 पॉजिटिव के, ठीक है। तो 4 पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, इनकी 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे तो साइज बहुत कम हुआ होगा। तो चार्ज जितना बड़ा होता है ना, उतनी ही लैटिस एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। अब अपने पास NaCl आ गई, हमने इसको ना कंसिडर कर लिया, जैसे NaCl ले लिया, MgO ले लिया, SeSCl ले लिया, सीजियम क्लोराइड। इसके अंदर तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो साइज़ है कैटाइन्स का और एनाइन का वो क्या है, छोटा है, ठीक है। छोटा साइज़ होने की वजह से जो बॉन्ड है वो भी छोटा बनेगा, ठीक है। एक तो मैं इतना बड़ा एटम ले लूँ कैटाइन और इतना बड़ा एनाइन ले लूँ, तो जितना बड़ा लेंगे डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। एक मैं इतना सा कैटाइन लूँ, इतना सा एनाइन लूँ, तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि इसका साइज़ छोटा है, छोटा साइज़ होने की वजह से इसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये बॉन्ड बीच में से टूट जाए। सीजियम क्लोराइड सेम Na के ग्रुप का ही है, फर्स्ट ग्रुप का ही है सीजियम। क्लोरीन हमारे पास एनाइन बिल्कुल सेम है दोनों में, लेकिन सीजियम का एज़ कम्पेयर टू सोडियम के साइज़ बड़ा होता है, तो डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का बड़ा होगा। डिस्टेंस बड़ा है तो इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जितना बड़ा होता है बॉन्ड उतना ही वीक बनता चला जाता है। अब देखो ये आ जाओ MgO2। अब देखना इसके अंदर कैटाइन ये ही मैंने साइज़ वाला ले लिया कि 2 पॉजिटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, है ना, तो ज़्यादा छोटा साइज़ हुआ होगा। और अगर ज़्यादा छोटा साइज़ है तो इसका मतलब इसको भी हमें ज़्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये चीज़ अपने पास थी। मैंने डिस्टेंस आपको बता दिया कि एक कैटाइन के न्यूक्लियस से लेके एनाइन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि बॉन्ड बना देता है। फिर अपने पास आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी। कॉन्सिक्वेंस के बारे में दे रखा है, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि जितना ज़्यादा अपने पास कैटाइनिक या एनायनिक पार्ट बढ़ता है उतना ही ज़्यादा
टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उसको हीट उतनी ही देनी पड़ेगी, यानी कि उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है लैटिस हायर लैटिस एनर्जी इम्प्लाइज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एनर्जी को हम एज ए हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम है, सोडियम के 11 मैग्नीशियम के 12 होते हैं, तो इस हिसाब से तो मैग्नीशियम का तो साइज़ बड़ा है। लेकिन सोडियम क्या करता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देके 10 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबल हो गया है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन देके 10 पे स्टेबल हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा दी है, क्योंकि इसमें तो एक निकला, इसमें कितने निकले हैं? 2। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट अपने ले लिया कि इंक्रीज्ड कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड में कुछ कैरेक्टर कोवलेंट का भी होता है और कुछ आयनिक, और कोवलेंट में भी कुछ कैरेक्टर आयनिक का होता है। ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा है। तो इन आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर हमने पढ़ा था, अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है ना, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास लैटिस एनर्जी। अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घट जाएगी, और आपको पता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अपने पास हीट के या फिर टेम्परेचर के। तो अगर लैटिस एनर्जी घट रही है तो इसको हीट भी घटेगी इसकी, क्योंकि लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हीट के या टेम्परेचर के एनर्जी के। ठीक है, तो अपने पास है ये, जैसे सोडियम क्लोराइड इतनी है, तो ये देखो इस तरह से घट रही है। तो जैसे जैसे इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो ये मेरे पास इस तरह से इसकी टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या डिफरेंस होता है आयनिक कंपाउंड में और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर? कोई भी बताए मुझे। अब आप तो ऐसे तो कैसे बता सकते हो, नहीं, लेकिन सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आयनिक कंपाउंड के बारे में तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें क्या अपने पास आयनिक कंपाउंड्स क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स इसके आयंस होते हैं, आयंस से ही तो मिलकर बनता है आयनिक कंपाउंड, एक कैटायन एक एनायन। और इसके अंदर मॉलिक्यूलर्स के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? H2O। बैलेंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ मेटल्स कंबाइंड विद नॉन मेटल्स, यानी कि ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, तभी तो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके अंदर क्या होता है कि नॉन मेटल्स नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन करती हैं, जैसे Cl2 H2 O2। क्लियर? यहाँ पे अपने पास क्रिस्टलाइज सॉलिड्स बनते हैं, और यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रक्चर होता है वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का। अगर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का लो है, इसका मतलब वो बिल्कुल हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। फिर अपने पास है हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे वाटर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाती है। और इनका आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। देखो इसका होता है 1413 डिग्री सेल्सियस या 1413 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका कम है। फिर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि मोस्टली अपने पास गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? फिर है अपने पास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन और डिजोल्व। जब इनको हम पानी के अंदर या मोल्टन फॉर्म में ले ले तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। फिर मैनी वाटर सॉल्यूबल होते हैं ये। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं घुलते क्योंकि आयनिक हैं, तो आयंस लाइक सोल्यूट डिजोल्व इन लाइक सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइक एज लाइक। तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉल्वेंट में ही घुलेगा। तो वाटर एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि वाटर टूट जाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और ये जो होते हैं ना वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही घुलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर या तो ये सारे कैटाइंस होते हैं या फिर सारे एनाइंस होते हैं, एक ही चार्ज होता है इनके ऊपर। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है?
Lattice enthalpy may be used to explain the chemical property of many ionic solids including their thermal decomposition. जो लैटिस एंथैल्पी है वो हमें वो यूज़ भी की जाती है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके अंदर हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी लेके चलते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब, थर्मल मतलब टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, यानी कि हीट देके उसको तोड़ना। क्लियर। फिर अपने पास आता है जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, फॉर इंस्टेंस डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस। जब हम मैग्नीशियम कंपाउंड कार्बोनेट को तोड़ते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तोड़ते हैं कितने पे, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये टूट जाता है MgO प्लस CO2 में। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाता है। फिर अपने पास दे रखा है सेम ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं तोड़ूंगी, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं 10th क्लास में करके आए रिएक्शन, तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2, यानी कि मार्बल है वो टूट गया लाइम वाटर में, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, क्विक लाइम में। अब अपने पास ये आता है कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन कभी कभी, ऑलवेज नहीं, कभी कभी होती है। वो डिपेंड करता है कि क्या होता है कि अपने पास डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं ना, तो जो कंपाउंड्स हैं वो है ना, वो मेटेलिक कैरेक्टर को शो करने लग जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो लूजली बाउंडेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर लूजली बाउंडेड हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है डाउन द ग्रुप, तो जिसकी वजह से अगर वो ईजिली बाहर निकाल देगा तो थर्मल स्टेबिलिटी उनकी क्या हो जाती है, घट भी सकती है। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं है कि वो बढ़े, वो घट भी सकती है। तो उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी एक अलग टॉपिक है, उसको हम आयनिक कंपाउंड में नहीं लेके चल रहे, तो हम यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना अपलोड नहीं होती।